हेलो फ्रेंड्स, इन कंटिन्यूएशन ऑफ माय प्रीवियस वीडियो जहाँ पे हम वेलारियस इंडस्ट्रीज़ का जजमेंट डिस्कस कर रहे थे जो ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का है। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि क्या डेलीगेशन पॉसिबल है सेक्शन 83 के पावर्स का। ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने उसमें जजमेंट या रूलिंग नहीं दिया, बट ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियर कट लिखा कि ये उनके व्यू में ये चीज़ नहीं हो सकती या उसके बेसिस पे आप डिफेंड नहीं कर सकते। नाउ फ्रेंड्स, कुछ पैरामीटर्स दिए कोर्ट ने जो उनके फाइनल पैराग्राफ नंबर 52 में ऑर्डर में लिखा है, जो उनका ऑर्डर का पार्ट है। तो आई जस्ट ट्राई टू हाईलाइट दोज प्रिंसिपल्स टू बी केप्ट इन माइंड फॉर इन्वोकेशन ऑफ पावर अंडर सेक्शन 83। और इस जजमेंट में फ्रेंड्स इनकम टैक्स एक्ट के साथ भी प्रोविजनल अटैचमेंट की पावर को कंपैरिजन किया गया और ये बोला गया कि ये पैरी मटीरिया है। दिस प्रोविजन इज पैरी मटीरिया विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, बट there is a very specific and a very prominent difference. I am repeating friends, there is a very specific and prominent difference between the provision pertaining to provisional attachment under income tax and provisional attachment under the goods and services tax. And that prominent difference is कि income tax के अंदर there is a guideline which is given, a very specific and a defined guideline is there for the purpose of or for the invocation of power of provisional attachment, and which is completely missing इन द जीएसटी। तो जीएसटी के अंदर ऐसा कोई गाइडलाइन ही नहीं है कि आपको प्रोविजनल अटैचमेंट कैसे करना है, कब करना है। जो भी ऑफिसर आपके पास आता है, मैंने ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे हैं कि कोई एक स्टेट टैक्स ऑफिसर आता है, आपकी असेट्स को अटैच करके चला जाता है, एक प्रिंटेड फॉर्म लेके आता है डीआरसी 22 का, जिसके अंदर वो मैनुअली सारा भर के और वो आपको अटैच करके देके चला जाता है। लॉ इटसेल्फ सेज कि कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू सेफगार्ड द रेवेन्यू। तो आपको ये इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि नेसेसरी होना चाहिए। आप जस्ट आपके ये दिमाग में आ गया कि इससे रिकवरी नहीं होगा या ये डिफिकल्ट है, आप इसकी वजह से अटैचमेंट नहीं कर सकते। इट हैज टू बी नेसेसरी टू सेफगार्ड द रेवेन्यू, देन ओनली यू कैन डू प्रोविजनल अटैचमेंट फ्रेंड्स। तो पैराग्राफ 52 जो है, जहां पे फाइनल ऑब्जर्वेशन या कंक्लूजन कोर्ट ने दिए हैं, आई जस्ट ट्राई टू हाईलाइट फ्यू पॉइंट्स इनटू दैट। फर्स्ट पॉइंट पे कोर्ट ने वही बोला है कि आप अटैचमेंट इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब वो किसी मटेरियल एविडेंस के साथ या मटेरियल के साथ सपोर्टेड हो। अगर कोई ऐसा मटेरियल आपके पास नहीं है तो आप प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट इज वेरी क्लियरली स्पेसिफाइड इन पॉइंट नंबर 1 ऑफ पैराग्राफ 52। दूसरा बोला है, ये बहुत ही फार रीचिंग और ड्रास्टिक पावर है। दैट इज द सेकेंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोर्ट। इट इज अ वेरी फार रीचिंग एंड ड्रास्टिक पावर एंड इट शुड बी यूज्ड वेरी वेरी केयरफुली। इट शुड बी यूज्ड वेरी वेरी केयरफुली एंड ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटैंटिव ग्राउंड्स एंड रीजंस। यू कैनॉट जस्ट यूज इट विच द डिपार्टमेंट इज डूइंग। आई एम सॉरी टू से दिस फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा सा हैबिट भी है कि मैं ओपनली बोलता हूँ एंड आई ट्राई टू एक्सप्रेस माई व्यूज करेक्टली। दिस इज वेरी बैड विच इज हैपनिंग, that the departmental officers are coming without knowing their powers. उनको खाली इतना पता है कि हमारे पास प्रोविजनल अटैचमेंट का पावर है। वो पावर कब यूज करना है, वो पावर कितनी लिमिट में यूज करना है, किस एक्सटेंट तक यूज करना है, नोबडी नोज अबाउट इट। बस आते हैं और वो एक डीआरसी 22 का उनके पास फॉर्म रहता है, दे अटैच एवरीथिंग, दे डू एवरीथिंग। इनफैक्ट आई हैव सीन सच केसेस वेयर इन पैन नंबर ऑफ माइन, अविनाश पोदार का पैन नंबर है और अविनाश पोदार 20 फॉर्म्स में पार्टनर है। The activity is against me, the challenge or the search has happened against me, लेकिन मेरा एक बैंक में अकाउंट है जहां पे मेरा पैन नंबर लिंक्ड है, तो मेरे उस 20 पार्टनरशिप फर्म्स के भी अकाउंट उसी बैंक में है, तो दे आर सर्चिंग पैन नंबर। 20 के 20 दूसरे अकाउंट जिसमें मैं पार्टनर हूं वो भी उन्होंने फ्रीज कर दिए। कैन दे डू दैट? एब्सोल्युटली नो। प्रोसीडिंग्स आर अगेंस्ट मी, दे कैनॉट इनिशिएट अ प्रोसीडिंग और दे कैनॉट attach the bank account of those 20 firms in which I am partner. They can attach the bank account of that firm against which the proceedings are pending, number 1. Plus, they should have substantive reasons of doing so. It has to be on the basis of certain materials on record. They cannot just like cake walk की तरह वो जाएंगे और उसके बाद वो freeze करके आ जाएंगे. They cannot do this. This is the observation of the court in point number 2 of paragraph 52. Then further it is said that जब तक
ये रीजनेबल एप्रीहेंशन ना हो कि जो असेसी है वो फाइनल अल्टीमेट कलेक्शन के समय डिफॉल्ट करेगा जब कंप्लीशन होगा असेसमेंट का, क्योंकि हो सकता है असेसमेंट कंप्लीट हो 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, तब तक वो कोई मटेरियल डिफॉल्ट करेगा। अगर ये एप्रीहेंशन ना हो तो आप 83 को इन्वोक नहीं कर सकते, मीनिंग देयर बाय यू शुड हैव अ रीजनेबल अप्रीहेंशन बिफोर डूइंग इट एंड देयरफॉर इट शुड बी एक्सरसाइज विद एक्सट्रीम केयर एंड कॉशन। आप जस्ट एक कैजुअल तरीके से 83 को इन्वोक नहीं कर सकते फ्रेंड्स। फर्दर मैंने ऑलरेडी बोल दिया पॉइंट नंबर 4 में, देयर हैज टू बी सम मटेरियल ऑन रिकॉर्ड्स। जिस मटेरियल को देखने के बाद ये पता चले कि हो सकता है कि कल ये व्यक्ति, कल ये एसएससी अपना असेट को ट्रांसफर कर देगा किसी थर्ड पर्सन को, तो अगर ऐसे कोई मटेरियल्स आपके पास ऑन रिकॉर्ड में है तो आप अटैच कर सकते हैं। 5th पॉइंट का ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला है, इट शुड नीदर बी यूज्ड एज अ टूल टू हैरेस द एसएससी नॉर शुड इट बी यूज्ड इन अ मैनर विच may have irreversible detrimental effect on the business of the SSC। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये कोई भी ऑफिसर जो अटैचमेंट कर रहा है उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं वो अटैच जो प्रॉपर्टीज कर रहा है या जो बैंक अकाउंट अटैच कर रहा है वो केवल मुझे हैरेस करने के लिए तो नहीं कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कहीं वो ऐसा तो नहीं कर रहा है कि कोई एक्शन ले रहा है जो इरिवर्सिबल है। उसने मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया और अभी मेरा गुडविल इतना खराब हो गया कि वो बैंक अकाउंट में मेरा अगर 5 करोड़ का सीसी चलता था तो बैंक हैज स्टार्टेड सेंडिंग नोटिसेस टू मी फॉर द कलेक्शन और क्लोजर ऑफ दैट सीसी अकाउंट दैट एनीवेज हैव द पावर। तो जो अटैचमेंट आप करें तो ये आपकी जवाबदारी है कि आप हैरेसमेंट करने के लिए ना करें, और दूसरा कि ऐसा कोई एक्शन ना ले लें जो इरिवर्सिबल हो। तो दैट इज व्हाट इज स्टेटेड इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर वेरी क्लियरली बाय द ऑनरेबल कोर्ट। फर्दर पॉइंट नंबर 6 में उन्होंने ये भी बोला है कि जो अटैचमेंट है इट इज द ओनली लास्ट रिकोर्स, इट इज टू बी यूज्ड एज अ लास्ट रिकोर्स फ्रेंड्स, इट कैनॉट बी द फर्स्ट रिकोर्स। आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपके पास कोई मोड ऑफ कलेक्शन नहीं है, आपके पास रीजनेबल बिलीफ है, आपके पास ओपिनियन है, एंड यू बिलीव दैट इट इज नाउ नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, देन यू कैन डू इट। ऐसा नहीं, अभी तो क्या होता है, वो आपके पास 67 में आते हैं सर्च करने के लिए, उसी दिन वो अटैचमेंट भी करके चले जाते हैं या उसके अगले दिन अटैचमेंट कर जाते हैं। अरे भैया, आप उनसे कोई पूछो कि वाई यू हैव फ्रेम्ड दिस ओपिनियन, ऑन व्हाट ग्राउंड्स। कोर्ट ने केसेस के अंदर इवन आस्क्ड फॉर द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच दे हैव फॉर्म्ड एन ओपिनियन, एंड अनफॉर्चुनेटली इस ऑर्डर में भी ये लिखा है एक पैराग्राफ में, जहां पे जो लर्नेड काउंसिल थे रिस्पोंडेंट के, शी हैज अग्रीड टू इट दैट देयर वाज नो सब्सटैंशियल मटेरियल ऑन रिकॉर्ड्स to show that this was the reason because of which they have created an opinion that now the collection may become difficult and therefore the attachment is necessary. So court ने ये भी बहुत clearly observe किया है, it has to be the last recourse, it cannot be the first one. That is point number 6. And point number 7, it's a general observation wherein the court have said that they will have to take 2 things into opinion. 1, जब भी वो कोई ऐसा 83 का इन्वोक कर रहे हैं तो कि इट इज अ रेवेन्यू न्यूट्रल सिचुएशन। दूसरा, द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड लायबिलिटी एंड द इनवर्ट क्रेडिट और इनपुट क्रेडिट। सो अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिवर्स करके मैं पेमेंट कर सकता हूं तो इट इज बेटर टू गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स देन टू अटैच द असेट्स एंड बैंक अकाउंट। डोंट गो फॉर दैट। अगेन, जब कोर्ट ने ये बोल दिया कि दिस इज द लास्ट रिकोर्स, तो देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल। तो दिस वाज फ्रेंड्स पैराग्राफ नंबर 52, आप जरूर पढ़ें। वेलारियस इंडस्ट्रीज, इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट। सेक्शन 83 कब इन्वोक कर सकते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स 28 अगस्त 2019 को ये ऑर्डर आया था, और आज तक भी जो ऑफिसर्स हैं दे हैव नॉट बीन ट्रेन्ड हाउ टू कंप्लाई विद सेक्शन 83। द गवर्नमेंट हैज नॉट केम आउट विद एनी गाइडलाइंस when and how to apply the powers of section 83. This is something which is very unfortunate, but no problem friends, this is a new law, it will get on evolving and we'll have to live with it, and I'm very hopeful that over the period of time the law is going to be settled and all these principles and guidelines will certainly help the honest and genuine taxpayer. Unfortunately आज की डेट में honest और genuine taxpayer भी because of the vast powers which are given to the officers
under section 83, under section 69, which is being misused by them. They are getting harassment and they have to face a lot of hardship. Nevertheless, friends, this will keep on continuing, and I'll also keep on speaking on such kind of issues in future also. So I'm really thankful to each one of you for giving me the patience hearing, and I hope this video and this particular judgment, Velaris Industries versus Union of India, is going to be helpful for each one of us. We can take the cognizance of this judgment and we can help our assessees and the taxpayers. Thank you, friends. Thank you very much.